नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई और ये बैठक हरियाणा भवन में हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी समेत दूसरे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक को लेकर बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु का बयान सामने आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ना कहते हुए इशारा कर दिया और बीजेपी प्रदेश में बिना गठबंधन सभी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी जनता सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने वाली है। इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देता है। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से। हरियाणा कैबिनेट की होगी बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 5 मार्च को होगी कैबिनेट की अहम बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ा अपडेट। पहले 6 मार्च को होनी थी कैबिनेट की चर्चा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की होगी बैठक। 5 मार्च को होगी हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक। 6 मार्च को तय की गई थी पहले मीटिंग। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ा अपडेट। 5 मार्च को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। दोपहर 3 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी बैठक। इससे पहले 6 मार्च को तय की गई थी मीटिंग। बड़ी खबर, अहम जानकारी, चंडीगढ़ से उस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा कैबिनेट की होगी अहम बैठक। 5 मार्च को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। हिमाचल में सुक्खू सरकार के गिरने की अटकलों पर विराम लग चुका है। पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि हमने सभी से अलग अलग बात की और सभी एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और सभी लोकसभा चुनाव में चारों सीटों में जीत हासिल करेंगे। 6 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन के ये कमेटी बिठाएगी। और तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी के सामने अभी कुछ चुनाव की चुनौती है और पार्टी एकजुट होकर उसके लिए काम करेगी। नाराजगी के मसलों पर प्रतिभा ने कहा कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है और जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होगा तो वो अपने सारे मुद्दे कमेटी के सामने रखेंगे। जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे, चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं। इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहां से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। मैंने इस बारे में मैं तो चाहूंगा, पर उनकी तो टेलीफोन भी नहीं लिए जा रहे, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ है। उनके टेलीफोन नहीं लिए गए। उनके हमारे उनकी पत्नियां देखिए, उसमें से 2 विधायक की वाइफ्स मेरे घर में आए, मुझसे मिले। जी, आपको नहीं लगता ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि देखिए कहीं ना कहीं हमारा, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ
कि हम शराफत में ज्यादा रहे और सब इन्हें सबसे पहले बता दिया जो वहाँ हुआ है और जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ले ली। और ये राज्यसभा का इलेक्शन में हमारी मेरी अपनी भी कमी रही, पर इंटेलिजेंस की भी कमी रही। खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर देश के नंबर 2 या 3 पर जो आते थे उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाकर हमने फील्ड में उतारा था, उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके। उस बात का हमको सबको बहुत खेद है। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जो हम करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद के गांव त्योड़ी पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या नहीं, इसका फैसला एनडीए की बैठक में होगा। वहीं आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बारे में कहा कि पंजाब सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद करे तो किसान आंदोलन का समाधान होगा। और साथ ही बता दें, हरियाणा एमएसपी पर पहले ही 14 फसलों की खरीद कर रही है और वहीं हिमाचल कांग्रेस में फूट के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला बचते हुए नजर आए और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करनाल में है और आगे की पृष्ठभूमि और कैसे संगठन की कार्रवाई करनी है वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से दिशा निर्देश जैसे मिलेंगे उसके उपरांत पार्टी काम करेगी। नफे सिंह राठी की हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सीबीआई को जांच दे दी है, परिवार की भी ये मांग थी। मुझे ये पता तो चला है टीवी के माध्यम से ही कि दोबारा भी कल रात को कोई थ्रेट आए है और एसपी झज्जर गंभीरता से उसको भी मॉनिटर करें। गठबंधन से लड़ा जाएगा चुनाव, बड़ी आज ये फैसला तो एनडीए में होगा। ये तो ना तो मैं कह सकता ना कोई और कह सकता। एनडीए की बैठक होगी, उसके बाद निर्णय लगेगा। सर, अवैध शराब को रोकने के लिए क्या करें? जैसे कि बता रहे कांच की बोतल। देखिए, बिल्कुल ग्लास बॉटल्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है पॉलिसी में और कल से जितनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और नफे सिंह राठी की हत्या पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नफे सिंह राठी हत्याकांड का मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है और राज्य की एसटीएफ और सभी जिलों की पुलिस इस मामले को ट्रेस करने में जुटी हुई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीमों की संख्या बढ़ानी पड़ी तो उसे भी बढ़ाया जाएगा। सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दिया है और इसकी स्टेट एसटीएफ भी और सारे जिलों की पुलिस भी इसको ट्रेस कर रही है। हमारी विधानसभा के 2 बार सदस्य भी रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य भी हैं। दुखद क्षति है, परिवार को इसमें परमात्मा शक्ति दे और जल्द जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनको ट्रेस भी किया जाएगा और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के बाद अब परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी मिली है और धमकी फोन के जरिए मिली है और कॉल तब आया जब बहादुरगढ़ स्थित घर पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद थे। बता दें कि पुलिस अभी भी राठी हत्याकांड के गुनहगारों को नहीं पकड़ सकी और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने नफे सिंह राठी के परिवार के पास धमकी भरा फोन आया था। दीपेंद्र ने दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है और साथ ही उनका कहना है कि नफे सिंह राठी के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उन्होंने भगवान से नफे सिंह राठी की आत्मा को शांति देने की भी प्रार्थना की है। स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस परिवार को इस दुख की घड़ी, इस पीड़ा घड़ी सहने का
शक्ति दे, उनके सभी चिंतकों को शक्ति दे और उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार ने जंगल राज हरियाणा को तब्दील करने का काम किया है। जंगल राज स्थापित हो गया। हर रोज हरियाणा के कोने कोने से ऐसी अपराधों की जो खबर आ रही है, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह राठी हत्याकांड के बाद अब उनके परिवार को भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं और लेकिन पुलिस ने नफे सिंह राठी के परिवार को फोन पर धमकी देने वालों की पहचान होने का दावा किया। एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने खुद अपने झज्जर कार्यालय में इसकी पुष्टि की है और एसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की 2 टीमें नफे सिंह राठी के परिवार को धमकी देने वाले मामले पर काम कर रही है। उधर एसपी ने हत्याकांड में आरोपी ठहराए गए बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और कांग्रेसी नेता विजेंद्र राठी को मामले में पूछताछ के लिए नोटिस दिए जाने की भी बात कही है। ये जो धमकी आई है उसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और ये व्यक्ति पहचान में आ गया और शीघ्र ही जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा। फिर क्या अपडेट है? उसमें टीम लगी हुई है और जो ये हत्या का मामला था उसमें जो भी नामजद आरोपी हैं उसमें एक विजेंद्र राठी को नोटिस दिया गया है और उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। बाकी हमारी टीम जो है वो रेड कर रही है अलग अलग जगह और हम लोग अनुसंधान में लगे हैं और शीघ्र से अतिशीघ्र जो है जो भी मुख्य आरोपी थे उनको अरेस्ट किया जाएगा। सर, अब तक कितने जो इसमें एफआईआर में नाम हैं, कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनधीर सिंह मान ने दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत चली और मनधीर सिंह मान ने लोकसभा चुनाव को लेकर फरीदाबाद से अपना आवेदन रखा और मुलाकात के बाद मनधीर सिंह मान ने बताया कि बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है। अगर कांग्रेस टिकट देती है तो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। देखिए, फरीदाबाद से पूरी तैयारी चल रही है और आज से ही नहीं 2012 से मैंने जनता के पास जाके हर गली नुक्कड़ या जो भी संस्था बनी है सबकी उनकी दुख दर्द की आवाज को उठाने का काम किया, उनके साथ मिलकर काम किया है। और आज फरीदाबाद का तो इतना बुरा हाल हो चुका है, जो वहाँ के हमारे एमपी हैं कृष्णपाल जी 2 बार लगातार बने हैं, उन्होंने फरीदाबाद को सिर्फ गड्ढे की तरफ ले जाने का काम किया। फरीदाबाद में कोई विकास नहीं कर पाए हैं और फरीदाबाद का इतना बुरा हाल है जिसको आज पूरी जनता त्राही त्राही मचा रही है। हर वर्ग फरीदाबाद में परेशान है और फरीदाबाद से बिल्कुल सत्ता को बदलना चाहते हैं। फरीदाबाद से क्या, जिस हिसाब से जनता का आक्रोश और जो राहुल जी की रैलियां कामयाब हो रही हैं, पूरी देश से ही इन बीजेपी सरकार को हटाने का काम जनता करेगी। देखो, ये तो पार्टी का निर्णय है, जब पार्टी माहौल लगाएगी, जब मैदान में उतरेंगे सारे, जो भी जिनको भी पार्टी टिकट देगी सब अपनी तैयारी करेंगे। बाकी हरियाणा सरकार ने एक आईएएस और एचसीएस अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। बता दें कि 2003 बैच के आईएएस अमित अग्रवाल को फरीदाबाद जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया और इसके साथ ही अग्रवाल के पास उनके वर्तमान कार्यभार बने रहेंगे। वहीं एचसीएस राजेश कुमार को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। राजेश कुमार वर्तमान में बता दें कि डिपार्टमेंट में बतौर ज्वाइंट डायरेक्टर तैनात हैं। बता दें कि सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया, एक आईएएस और एचसीएस को चार्ज सौंपा गया। आईएएस बता दें कि सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया।
सरकार ने बता दें कि प्रशासनिक फेरबदल किया और साथ ही बता दें कि एक आईएएस और एचसीएस को चार्ज सौंपा गया और आईएएस अमित फरीदाबाद प्रभारी नियुक्त हो गए और साथ ही बता दें कि अमित अग्रवाल के पास जो कार्यभार था वो बना रहेगा। बता दें कि सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है और साथ ही बता दें एक नोटिस भी जारी किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक आईएएस और एचसीएस को चार्ज सौंपा गया है। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां पंचायत की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। पुलिस फोर्स को साथ लेकर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बीकानेर गांव के जमीन पर लोहे के टीन शेड से बनाई गई 3 दुकानों पर कार्रवाई की। वहीं अतिक्रमण की कार्रवाई करने के दौरान पंचायत अधिकारी, ग्राम सचिव और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मंजीत सिंह ने कहा कि पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा था। अवैध कब्जे को हटाने के लिए ऑर्डर आए थे और जिस ऑर्डर के आधार पर कार्रवाई की गई। वहीं बीकानेर गांव के सरपंच प्रतिनिधि राम जस ने कहा कि कुछ लोगों ने पंचायत की जमीन पर अवैध दुकानें बनाई हुई थी। पंचायत की जमीन खाली करने के लिए कई बार नोटिस दिए गए थे, जिसके बाद अब प्रशासन ने अब कार्रवाई की है। सर, ये ग्राम पंचायत बीकानेर की जमीन थी और ये जमीन जो है ना गांव वालों ने, दूसरे गांव वालों ने जो है ना खोखे डाल करके कब्जा कर रखा था और किराया भी ले रहे थे उसके ऊपर से, और एक अनऑथराइज काम था। और गांव हित में मैंने जो है हमारी पंचायत ने, ग्राम पंचायत बीकानेर ने आज ये कब्जा हटवा दिया है और हमने कब्जा ले लिया है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के थ्रू। और ये सारे गांव प्रशंसा कर रहे हैं इस काम की कि भाई ये काम बहुत बढ़िया किया और ये कब्जा कर। ऐसे अगर और सरपंच जागरूक हो जाए गाँव के तो गांव की बहुत सी जमीन जो है ना इधर इर्द गिर्द में जो है ना कब्जे में है, और अगर वो कार्रवाई करें तो मेरे को लगता है कि सारी जमीन तो छूट सकती है पंचायत के पास। यहाँ पे कुछ पंचायती जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा था और इसका जो डिपार्टमेंट प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट के ऑर्डर आए और उस पर कार्रवाई। आपने अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हैं, अभी क्या कुछ कार्रवाई करी है? कितने खोखे गिराए गए? यहाँ पे ये 3-4 खोखे थे, वो तीनों चारों गिरवा दिए। कार्रवाई हो चुकी है प्रशासन की तरफ से। हाँ, ऐसा ही वार्ड नंबर 23 से। अभी ये जो कार्रवाई हुई है कैसी देख रहे हैं? ये कार्रवाई अच्छी हुई है। सरपंच ने, बीकानेर वाले ने अच्छा काम किया है। पंचायती में कब्जा था इनका नाजायज, इनके लिए अच्छा काम किया है सरपंच ने। तो इस तरीके की अगर कार्रवाई हो तो गाँवों में कब्जे हटे हुए मिलेंगे। कब्जा ये अच्छी चीज तो नहीं, हटना चाहिए। गांव समाज की पंचायत की चीजों पे ऐसे कब्जे करेंगे तो हम गलत प्रभाव से देखा जाएगा गांव को। इसलिए अपने अच्छे तरीके से इन कामों को किया जाए। सरपंच साहब अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक पति ने अपनी पत्नी पर एसिड डाल दिया। ये घटना बीती देर शाम पालम विहार के असल मॉल के बाहर की है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर एसिड अटैक कर दिया। एसिड अटैक के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद आनन फानन में पीड़िता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे दिल्ली के सफदर जंग अस्पताल में बता दें गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसको घायल कर दिया था। वहीं घटनास्थल से फरार हो गया और साथ ही बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया। कोई नहीं करो आप करो। जो शिकायत दी गई है उसका भतीजा है नूर अहमद, उसने शिकायत दी है। तो उसमें उसको कॉल आया था कि उसकी बुआ के ऊपर किसी ने कुछ डाल दिया है, तो वो रास्ते में पड़ी हुई है। तो जाके देखा तो पुलिस को कॉल आया, पुलिस भी मौके पे पहुंच गई। तो देखा तो उस पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ कुछ ऐसा लगा जिसमें कपड़े उसके कुछ जल गए थे, थोड़े बैक पे उस पे लगा था। तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद वहाँ पे जो कंप्लेंट उसके भतीजे ने दी तो उस पर FIR लॉन्च कर दी और उसको सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। तो उसमें जो डाउट है उसका उसके पति से झगड़ा चल रहा है, तो कुछ ऐसा सामने आया है उसमें।
कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूने ने कहा कि शर्तों पर आंदोलन नहीं होते। किसान नेता श्रवण सिंह पंधेर की ओर से बीते दिनों दिए गए बयान जिसमें कहा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे किसान संगठनों से आंदोलन से पहले बातचीत की गई थी। गुरनाम सिंह चड़ूने ने कहा कि 2 लोग उनके पास आए थे, लेकिन वो आंदोलन की घोषणा कर चुके थे। उन्हें बताया कि साथी दल्लेवाल से बातचीत कर आए और वो उनका साथ लेंगे या नहीं, उस मीटिंग के बाद ही बता दें कि कोई बात नहीं की गई और उन्हें शर्त रखी गई थी कि राजनीतिक व्यक्ति का समर्थन नहीं लिया जाएगा। इस किसान आंदोलन में शहीद हुआ है लड़का, उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं, उसका संस्कार है, जाएंगे भी वहां। तो सबसे पहले तो हम पूरी भारतीय किसान यूनियन के लोगों को तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। परमात्मा उनको अपने चरणों में लगाए और परिवार को शक्ति दे। संयुक्त बहुत उनकी जो है कुर्बानी है देश के लिए, अपने कौम के लिए, किसानों के लिए। साथियों, आज हम जिस मैटर पे बात कर रहे हैं, परसों पंधेर साहब ने और जो भी किसान मजदूर कमेटी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसका जवाब देना जरूरी हो गया है, इसलिए बुला रहे हैं। कोई हम उनकी विरोधता कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो भ्रांति फैल गई। अगली खबर भिवानी से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों को बता दें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं पिछले 5 वर्षों के दौरान चलाई गई, जिसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। किसान इन योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं, बल्कि इससे फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की ओर से किसानों के लिए लागू की गई योजना पर दी जाने वाली सब्सिडी और विभिन्न फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अब सीधे रूप से किसानों तक पहुंच रहा है। किसानों ने बताया कि कृषि कार्यों से जुड़े अधिकतर कार्यों को ऑनलाइन किए जाने से अब उन्हें पटवारियों और अधिकारियों के धक्के नहीं खाने पड़ते। वहीं CHC सेंटर पर जाकर कार्य आसानी से करवा पाते हैं, जिससे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधा उनके खातों तक पहुंच जाता है। मेरा नाम राहुल सिंह शेखावत है, गांव रिवाड़ी खेड़ा से हूं मैं। तो जी सरकार ने ट्यूबवेलों के लिए पहले कनेक्शन के लिए हमें 10-10 साल 5-5 साल वेटिंग करना पड़ता था, फाइल लगानी पड़ती थी। अब सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है सोलर ऊर्जा के लिए। ऑनलाइन अपना फार्म भरो और तुरंत 2 महीने में अपना कनेक्शन प्राप्त करो। बड़ी अच्छी सरकार है। पहले तो 10-10 साल 5 साल लग जाते थे कनेक्शन के लिए, अब नहीं लगते। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किसानों के लिए, ये बड़ी अच्छी स्कीम चलाई है और बहुत ही बढ़िया सरकार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मर्यादा पुरुष